साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, नेताओं के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई। अब आप देखो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, हर जगह सीट बंटवारे को लेकर के सर फुटवल की नौबत नजर आ रही है। अब बाकी इंडिया की बात तो बाद में करते हैं, पहले बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में तो घमासान मची हुई है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीएम, सीपीआई, इन लोगों के बीच में सीट बंटवारे के लेकर के सरफुटौल है, सचमुच मची हुई है। कांग्रेस जहां डबल डिजिट में सीट चाहिए, वहां आरजेडी सिर्फ 9 सीट देना चाहती है। सीपीआईएमएल 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, 8 सीटों की घोषणा कर चुका है, जबकि आरजेडी उसे सिर्फ 2 सीट देना चाहती है। सीपीएम को तो सिरे से नकार दिया कि आपकी कोई जनाधार यहाँ है ही नहीं, तो आपको सीट क्यों मिलेगा। सीपीआई को 1 सीट देना चाहती है। तो इस तरह से एक बवाल मचा हुआ है इंडिया गठबंधन में भी, और साथ में एनडीए गठबंधन का भी बुरा हाल है। अब एनडीए गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा है वो इस तरह से है। बीजेपी 17 सीट पर लड़ेगी, जेडीयू को 15 सीट दिया गया है, और चिराग पासवान को 4 सीट हाजीपुर के सहित, हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ 3 और सीटें चिराग पासवान को दी गई है, और पशुपति पारस को मात्र 1 सीट दिया गया है। अब यहाँ हंगामा इस बात का है कि जो एलजेपी है उसमें राड़ मची हुई है, तकरार मची हुई है, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रही है चाचा भतीजे में। क्योंकि पशुपति पारस रामविलास जी के भाई हैं और चिराग पासवान उनके सुपुत्र हैं। अब पशुपति पारस का कहना यह है कि हम स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं रामविलास पासवान के, और चिराग पासवान का कहना है कि हम पुत्र हैं, इसलिए स्वाभाविक उत्तराधिकारी तो मैं ही हूं। अब रह गया सवाल कि रामविलास जी किसको अपना उत्तराधिकारी मानते थे। तो मित्र, रामविलास जी जीवित रहते ही अपनी जिंदगी में ही उन्होंने चिराग पासवान को एलजेपी का अध्यक्ष नियुक्त करके डंके की चोट पर यह बता दिया कि चिराग पासवान ही हमारा उत्तराधिकारी है। अब यहां पर खेल कैसे, क्यों शुरू हुआ और कैसे हुई कि रामविलास पासवान जी का एकाएक दुखद निधन हो गया, मृत्यु हो गई। उसके बाद जो चिराग पासवान और पशुपति पासवान के बीच में जबरदस्त युद्ध छिड़ गया उत्तराधिकार को लेकर के। अब पशुपति पारस का दावा यह था कि चूंकि हाजीपुर सीट से मैं लड़ता हूं, जो रामविलास जी की परंपरागत सीट थी हाजीपुर सीट, उससे चूंकि मैं लड़ता हूं, इसलिए ये मेरी सीट हुई और उत्तराधिकारी मैं ही हूं। अब इसमें क्या पेच है कि चूंकि रामविलास जी राज्यसभा के थ्रू सदन में गए थे, तो उन्होंने, उनके द्वारा जो सीट खाली की गई थी, जो सीट उनका था हाजीपुर का, उस पे उन्होंने पशुपति पारस को, अपने भाई को टिकट दे दिया और उससे लड़ाया, उससे जीत करके संसद पहुंचे। अब जब निधन हो गया था पशुपति, ये रामविलास जी का, तो पशुपति पारस ने काफी दबंगई दिखाते हुए पूरी पार्टी को अपने कब्जे में कर लिया। सारे सांसद, विधायक सबको अपने कब्जे में ले लिया, और चिराग पासवान को अकेला सड़क पर छोड़ दिया भटकने के लिए। मतलब वो दौर ऐसा था कि यूं लगता था कि चिराग पासवान के आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं है, बेचारे अनाथ, आज ही अनाथ हो गए हैं, और उनके आगे पीछे अब कोई नहीं रहा। सारी पार्टी उनसे छीन ली गई, सारी सत्ता उनसे छीन ली गई, सब कुछ छीन करके पशुपति पारस ने कब्जा कर लिया अपना। पर चिराग पासवान भी लड़ाकू निकले, और साथ में बीजेपी का और मोदी जी का सपोर्ट था। मोदी जी का हाथ चिराग पासवान के सर पे हमेशा रहा। क्योंकि चिराग पासवान को नीतीश कुमार भी पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, देखना तक नहीं चाहते हैं। तो ऐसे हालात में बीजेपी चूंकि चिराग पासवान के पीछे चट्टान की तरह खड़ी रही, और आज भी खड़ी है। मोदी जी
अपना वरद हस्त चिराग पासवान के सर पर रखे रहे। अब चिराग पासवान को दिखाना था कि वो क्या कर सकते हैं। चिराग पासवान ने दिखा दिया कि वो एक फाइटर है, एक लड़ाकू है। उन्होंने बिहार में अपनी संघर्ष शुरू की, संघर्षमय पारी शुरू हुई उनकी और ज़बरदस्त सफलता मिला उन्हें, ज़बरदस्त संघर्ष किया। न दिन देखा, न रात देखा, वो लगातार चलते रहे, जनसंपर्क करते रहे, जनता को ये बताते रहे कि असली उत्तराधिकारी, असली वारिस मैं ही हूँ। और मित्र, मज़े की बात ये है कि एक तरफ पशुपति पारस पूरे साम्राज्य, पूरे सेना के साथ, सांसद विधायकों के साथ एक साइड खड़े थे और एक साइड अकेले चिराग पासवान। पर बिहार की जनता ने चिराग पासवान को अपने सर आंखों पे बिठा लिया और यहीं से अब मोड़ आ गया। पशुपति पारस के पतन की कहानी की शुरुआत हो गई। पतन तो उनका होना ही था, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती जो चीज छीन रखी थी, उस पर एक्चुअली वो चीज चिराग पासवान की थी। चिराग पासवान को रामविलास जी ने अपने जीवित रहते ही एलजेपी का चेयरमैन बना करके ये घोषणा कर दिया था, लेकिन पशुपति पारस नहीं माने। आज नतीजा ये हुआ कि जब सर्वे बीजेपी की सर्वे टीम ने सर्वे करके देख लिया कि जनमानस, बिहार की जो जनमानस है, जो एलजेपी के कोर वोटर्स हैं, जो एलजेपी के सपोर्टर्स हैं, उनका बहुमत चिराग पासवान की तरफ है। मैक्सिमम यूं समझ लो कि 90% लोग चिराग पासवान को पसंद करते हैं और पशुपति पारस को नहीं करते हैं। अब यही से खेल घूम गया, नदी का रुख मुड़ गया, हवा की रुख मुड़ गई। अब चिराग पासवान और पशुपति पारस में चुनाव करना था बीजेपी को कि किस पहले तो बीजेपी ने कोशिश किया कि दोनों धड़े एक साथ मिल जाए। यहां तक कि पशुपति पारस को राज्यपाल के का पद भी ऑफर किया गया, पर वो नहीं माने। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। वह उसी तरह से पशुपति पारस समझ नहीं पाए कि आगे होने क्या जा रहा है और हुआ वही कि चिराग पासवान को वरीयता देते हुए, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए दोनों अड़े हुए थे, पशुपति पारस भी और चिराग पासवान भी, पर चिराग पासवान को वरीयता देते हुए बीजेपी ने हाजीपुर सीट उन्हें सौंप दिया और साथ में 3 लोकसभा का सीट और दी। तो कहने का मतलब है कि चिराग पासवान को 4 मिला और पशुपति पारस को मात्र 1 लोकसभा की सीट दी गई। औकात समझ में आ गया पशुपति पारस का। अब वो हुंकार भर रहे हैं, आरजेडी उन्हें ऑफर कर रही है और वो धमकी भी दे रहे हैं कि भैया हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अरे भाई पशुपति बाबू, आपकी जितनी हैसियत थी उतनी मिल गई और वो एक सीट भी आप जीत जाएंगे तो एक सीट आपकी होगी। अगर आप दूसरी तरफ कहीं भी जाते हो तो वो एक सीट से भी हाथ धो देना पड़ेगा, अब संख्या 0 हो जाएगी। तो मित्रों, बिहार में दोनों गठबंधनों में, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, बवाल मचा हुआ है सीट बंटवारे को लेकर के। देखिए आगे आगे होता है क्या, जैसे जैसे जो डेवलपमेंट्स होगा मैं आपको बताऊंगा। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।